अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपका फिज़िक्स का टीचर अरसलान रशीद। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स की डेफिनेशन में अगर हम मैटर, एनर्जी और इनके आपस में रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो क्यों डिस्कस करते हैं, वो था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। सेकंड लेक्चर हमारे पास आ जाता है फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। फ्रंटियर का मतलब है लिमिट्स, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। फ्रंटियर का मतलब लिमिट्स, बाउंड्रीज, हदूद। इससे हम क्या बात वाज़े करना चाहते हैं, अब देखें, एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अगर मेरा हाथ यहां तक जा सकता है, इसका मतलब मैं यहां तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता हूं। मेरी बाउंड्री ये है, मेरी लिमिट ये है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। न्यूटन लॉज के बारे में कहा जाता है कि न्यूटन लॉज जो हैं वो स्लो स्पीड पार्टिकल के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हाई स्पीड पार्टिकल की, स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होने वाले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते। तो आप कह सकते हो कि न्यूटन लॉज की जो लिमिट है, जो बाउंड्री है, वो ये है कि उसको आप अप्लाई करते हो स्लो स्पीड पार्टिकल के लिए, मतलब ये उसकी लिमिट है, इसके बाद वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम ये देखना चाहते हैं कि साइंस की लिमिट क्या है, साइंस की बाउंड्री क्या है, साइंस की फ्रंटियर क्या है। और ये भी मैं आपको साफ वाज़े करता चलूं कि जब यहां पे स्टार लगा दूं, स्टार का मतलब होगा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। एस लगा दूं, एस का मतलब होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार बोर्ड में आ चुका है, हाउ मैनी फ्रंटियर्स ऑफ साइंस। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हाउ मैनी फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, तो आपका आंसर होगा 3। देयर आर मेन 3 फ्रंटियर्स। नंबर 1, एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड। इसमें हम ये देखते हैं कि साइंस की बदौलत हम पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, पूरी कायनात के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। पूरी कायनात में आपके पास डिफरेंट प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। आपके पास पूरी की पूरी कायनात को जब डिस्कस किया जाता है तो उसमें सूरज हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, इनको हम डिस्कस करते हैं, मतलब होल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। होल यूनिवर्स, गैलेक्सी भी उसमें आ जाती है। तो जब आप होल यूनिवर्स की बात करते हो तो उसमें हम मेंशन करते हैं एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड, कि इसमें आप साइंस की बदौलत पूरी यूनिवर्स के बारे में स्टडी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड में हम ये लिखते हैं स्टडी अबाउट यूनिवर्स। होल यूनिवर्स की बात की है हमने। एक तरफ पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड। यहां पे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में चले जाते हैं। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम मैं लेता हूं तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? आपके माइंड में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि इनका जो मैस है, इनका मैस 10⁻⁻⁻ की रेंज में होता है। एक तरफ आपने पूरी यूनिवर्स की बात की और दूसरे तरफ सबसे स्मॉल लेवल पे आप चले जाते हो कि साइंस की बदौलत हम यहां तक भी जा सकते हैं। तो दूसरी फ्रंटियर इसकी ये है स्टडी अबाउट स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएंगे। तो ये है एक्सट्रीमली स्मॉल वर्ल्ड। तो देखें, आप 2 लिमिट्स डिस्कस कर चुके हो। एक तरफ आप पूरी यूनिवर्स में जा चुके हो, एक तरफ आप बिल्कुल लो लेवल पे जा चुके हो, स्मॉल पार्टिकल में जा चुके हो,
उनके दरमियान जितनी भी दुनिया है, उनके दरमियान जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसको आप कहोगे ये मिडिल वर्ल्ड में आएगा। अब उस मिडिल वर्ल्ड में क्या आ जाएगा? उस मिडिल वर्ल्ड में गाड़ियां यूज हो रही हैं, हवाई जहाज यूज हो रहा है, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स में आ जाएंगे। एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं, अगर आप एटम की बात करते हो, एटम भी हमारे पास स्मॉल है, डिफरेंट एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल आपके पास कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉल वर्ल्ड से निकलो और यूनिवर्स से कम, यूनिवर्स, होल यूनिवर्स से कम और स्मॉल यूनिवर्स से ज्यादा, वो दरमियान वाली जो दुनिया होगी उसमें क्या आ जाएगा? मिडिल साइज वर्ल्ड। मिडिल साइज वर्ल्ड में आप किसको डिस्कस करोगे? यहां पे हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। और कॉम्प्लेक्स मैटर में क्या आ जाता है? कॉम्प्लेक्स मैटर में आप सिंपल सी एक एग्जांपल देते हैं जो बुक में भी मेंशन होगी, मॉलिक्यूल। इसमें आप मॉलिक्यूल की बात करोगे। तो ये है बच्चों फ्रंटियर ऑफ साइंस। फ्रंटियर मीन लिमिट्स। साइंस की हमने लिमिट्स देखी। एक तरफ होल यूनिवर्स, वो लार्ज वर्ल्ड में आ जाता है, स्मॉल वर्ल्ड में स्मॉल पार्टिकल्स आ जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो दुनिया है, जितनी भी चीजें हैं, टीवी है, टेलीविजन आप देख रहे हो तो टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, हवाई जहाज होगी, गाड़ियां हो गई, ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं ये उन दोनों के दरमियान आ जाती हैं। इनको आप किस में डिस्कस करते हैं? इनको हम डिस्कस करते हैं मिडिल साइज वर्ल्ड में। तो ये तीन मेन फ्रंटियर्स हमें ये बताती हैं कि साइंस की बदौलत हम किस लिमिट तक जाके नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्रंटियर की बात। फ्रंटियर के बाद हम डिस्कस करते हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बर्थ, मॉडर्न फिजिक्स का दौर कब आया? जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स से पहले क्या था और मॉडर्न फिजिक्स हम किसको कह रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स का वक्त कब से स्टार्ट हुआ, ये समझने के लिए आपको पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स बच्चों एफएससी कर लेते हैं लेकिन उनको ये कंसेप्ट नहीं होता कि मॉडर्न फिजिक्स का मतलब क्या है और क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है। तो आइए इसी को डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं बिफोर 1900 की। बिफोर 1900 से पहले क्या हुआ था? 1900 से पहले मेन साइंटिस्ट, मेन बातों को मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 1900 से पहले क्या हुआ और 1900 के बाद क्या हुआ। 1900 से पहले आपके पास एक साइंटिस्ट था गैलीलियो। गैलीलियो का सबसे पहला जो काम है वो बच्चों ये है, इसने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया। डिस्कवर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से हम दूर के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो इसकी मदद से डिफरेंट प्लैनेट्स को स्टडी किया गया था। इसकी मदद से ये देखा गया कि जुपिटर के गिर्द 4 मून, 4 चांद गर्दिश कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप की मदद से हमें पता चलता है। नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी क्या थी? नेक्स्ट इसने ये बताया बच्चों, इंटरेस्टिंग बात है, इसने कहा कि अगर एक भारी पार्टिकल है और एक हल्का पार्टिकल है, दोनों को किसी बिल्डिंग से आप गिराओगे तो दोनों जमीन पे एक ही वक्त में पहुंचेंगे। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप रोजमर्रा लाइफ में ये देखते हो कि अगर हम एक स्टोन को, एक पत्थर को ऊपर से फेंकते हैं तो वो आपको ये फील होता है कि जल्दी जल्दी जमीन पे पहुंच गया है। लेकिन आप जब एक पेज को देखते हो, एक लीफ को देखते हो, या आप
किसी कागज को देखते हो तो वो आपको क्या फील होता है, वो एयर में आपको लहराता हुआ फील होता है। ऐसा क्यों है, इस कंसेप्ट को जरा समझें। हम ये देखते हैं कि जब एक स्टोन को जब हमने नीचे की तरफ फेंका तो वो आसानी से पहुंच गया। उसकी रीजन ये है कि स्टोन का वेट ज्यादा है, स्टोन का वेट ज्यादा है तो उसकी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है। अगर उसकी डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो एयर रेजिस्टेंस जो किसी पार्टिकल पे, अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उस पे एयर रेजिस्टेंस किधर लग रही है, ऊपर। अब जब स्टोन नीचे आएगा तो उस पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, स्टोन उसको कैंसिल करता हुआ नीचे पहुंच जाता है। मतलब स्टोन के पास डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा थी, उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा थी एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल करने की। लेकिन जब हम एक हल्के पत्ते की बात करते हैं, एक कागज की बात करते हैं, तो जब कागज नीचे आने लगता है तो उस पे नीचे लगने वाली डाउनवर्ड फोर्स कम है तो एयर रेजिस्टेंस आसानी से उसको निगलेक्ट कर लेती है। एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ पत्थर तो काम कर सकता है, लेकिन एक हल्का सा जो कागज है, एक हल्का सा जो पेज है, वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम नहीं कर सकता। इसलिए कागज पे एयर इफेक्ट ज्यादा करती है, जिस वजह से आपको कागज लहराता हुआ नजर आता है। पत्थर आपको लहराता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम कर सकता है, आसानी से वो नीचे आ सकता है। लेकिन एक कागज एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकता। इसलिए हमें ये फील होता है कि कागज देर से पहुंचेगा और पत्थर जल्दी पहुंचेगा। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल कर दें, जब ये दोनों नीचे से आ रहे हैं, हम एयर फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं। अगर एयर फ्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए तो जितनी ग्रेविटी की फोर्स इस पे लग रही होगी उतनी ग्रेविटी की फोर्स इस पे लग रही होगी, और दोनों आपको ये फील होगा कि ये एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे मूव हो रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे और ये जमीन पे एक ही वक्त में पहुंचेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दो। तो हम कह सकते हैं गैलीलियो ये कहना चाहता है कि अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो एक आम लीफ, दरख्त का पत्ता और एक स्टोन, दोनों जब ऊपर से नीचे आएंगे तो वो जमीन पे एक ही वक्त में पहुंचेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, बोथ रीच ग्राउंड एट सेम टाइम। बोथ रीच ग्राउंड एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में बच्चों पहुंचेंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में। तो ये हम 1900 से पहले की बात कर रहे हैं। गैलीलियो के अलावा न्यूटन भी 1900 से पहले एक साइंटिस्ट था, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लें, ये ना हो वो फील कर जाए। तो आइए, न्यूटन लॉज। न्यूटन लॉज क्या है? न्यूटन लॉज बच्चों तब तक वैलिड होते हैं जब हम बड़े पार्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? बड़े पार्टिकल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम मूव हो रहे हैं, गाड़ी मूव हो रही है, एरोप्लेन मूव हो रहा है, तो इनमें आप न्यूटन लॉज वैलिड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब हम स्मॉल पार्टिकल की बात करेंगे, माइक्रो पार्टिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो वहां पे न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट, न्यूटन के लॉज तब तक वैलिड हैं जब तक आप स्लो स्पीड की बात कर रहे हो। जब स्लो स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, वहां पे आप किसी भी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप फास्ट स्पीड की बात करोगे, हाई स्पीड की बात करोगे, हाई स्पीड कौन सी स्पीड कंसीडर की जाती है? जरा गौर करें, हाई स्पीड कौन सी स्पीड होगी? हाई स्पीड आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट। आप लोगों ने इसको याद तो किया होता है, इसका कंसेप्ट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट।
3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में तय करना। दोबारा सुने, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में तय करना। इसका मतलब ये है, तो ये हाई स्पीड है। जब हम हाई स्पीड की बात करेंगे वहां पे भी न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होंगे। तो 2 पॉइंट्स मैं यहां पे लिखता हूं इसके मेन। पहला पॉइंट ये है कि न्यूटन के लॉज, पहले यहां पे लिख देते हैं वैलिड फॉर नंबर 1 स्लो स्पीड, स्लो स्पीड पार्टिकल पे आप न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये बनता है, न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं फॉर माइक्रो पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल का मतलब है बड़े पार्टिकल्स। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पास आ जाता है क्लासिकल फिजिक्स में। हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से पहले जो फिजिक्स थी उसको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। तो आप देखें क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डिस्कस की जाती हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैकेनिक्स में आ जाएगा। नंबर 2 साउंड की ब्रांच भी हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएगी। इसी तरह हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों जब तक हम इनसे रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे तो वो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स नहीं होगी, बल्कि वो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स होगी। मॉडर्न फिजिक्स तक जाने से पहले थोड़ा सा आपके पास जो ओवरव्यू होता है उससे पहले क्या हुआ है वो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स आपके पास 1900 के बाद है। तो देखें जरा, जब हम बात करते हैं आफ्टर 1900, जब आपसे ये पूछा जाए आफ्टर 1900 कौन सी फिजिक्स डिस्कस की जाती है तो आप फौरन कह देंगे मॉडर्न फिजिक्स। या जब आपसे ये पूछा जाए बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की शुरुआत में कौन सी फिजिक्स डिस्कस की जाती है वो होगी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में देखें हम मेन बातों को डिस्कस करते हैं। एक आपके पास आ जाता है आइंस्टाइन थ्योरी, एक आपके पास आ जाती है क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी जैसा कि उसका एक फार्मूला बहुत फेमस है, E = mc²। C बच्चों यहां पे क्या है, C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट, C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। एक और इसकी बात जो इसमें डिस्कस हम करते हैं वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी आप उन बातों को, उन टॉपिक्स को डिस्कस करोगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन्वॉल्व हो रही होती है। जहां पे वर्ड यूज हो जाए रिलेटिविटी, तो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड हम डिफरेंट फिनोमिना देखेंगे। उसमें आप ये भी एक मेन बात देखेंगे कि हम एज को भी रोक सकते हैं। तो ये अभी आपके माइंड में तजस्सुस के तौर पे क्वेश्चन मार्क रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसका एक मेन टॉपिक है, वो आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे 19 चैप्टर में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सी, इन दोनों से हमें ये बात क्लियर हुई है कि आइंस्टाइन कब आया, जब स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट यूज होने लगा। स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट का मतलब ये है कि आप हाई स्पीड की बात कर रहे हो। तो यहां पे एक और मेन पॉइंट बनता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी वैलिड है फॉर हाई स्पीड। ये 3 बातें आइंस्टाइन में, और इसके अलावा क्वांटम
मैकेनिक्स में आप ये देखेंगे, हम स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या है? मोस्ट स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्कस किया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। ये बच्चों है मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट ईयर में जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस की जाती हैं उनका ताल्लुक मॉडर्न फिजिक्स से है। अब आपको ये बात आसानी से क्लियर हो जाएगी कि मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कौन कौन सी ब्रांचेस बन सकती हैं। अब जरा गौर करें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम एक ब्रांच डिस्कस करते हैं, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। अब यहां पे देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में आप ये देखोगे, पार्टिकल की बात हुई तो पार्टिकल फिजिक्स को भी हम मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। पार्टिकल फिजिक्स, ये क्वांटम थ्योरी में हमने पार्टिकल को देखा। पार्टिकल में आपके पास एटम आ जाता है, इसी तरह एटम में आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है, तो न्यूक्लियस से हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस की जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अलावा देखें, न्यूक्लियर फिजिक्स हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं और पार्टिकल में आपके पास सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड से आपके पास एक और ब्रांच बनेगी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मेन डिस्कस क्या किया, एक तो फ्रंटियर ऑफ साइंस, जो कि मेन टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है और ऑब्जेक्टिव के हवाले से है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि फ्रंटियर का मतलब क्या था और उसमें मेन कौन सी लिमिट्स आती हैं साइंस की बदौलत। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने से पहले आपके माइंड में क्लासिकल कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। इसलिए हमने पहले ये देखा कि क्लासिकल फिजिक्स क्या थी। तो क्लासिकल फिजिक्स से हमें ये पता चला कि क्लासिकल फिजिक्स में हम बड़े पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम स्लो स्पीड पार्टिकल को डिस्कस करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम हाई स्पीड पार्टिकल की तरफ नहीं जाते। लेकिन आफ्टर 1900 के बाद जब आप स्पीड ऑफ लाइट के कंसेप्ट यूज करने लग जाते हो तो उसमें आपके पास आ जाती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में दो मेन बातों को हमने डिस्कस किया, आइंस्टाइन की थ्योरी और दूसरा हमने डिस्कस किया क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन की थ्योरी किससे रिलेटेड थी? E = mc²। C आपको ये बताता है कि आइंस्टाइन ने कब काम किया, जब स्पीड ऑफ लाइट को हम डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज हमारे पास आते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा आपको इनको डिस्कस करते हुए। एक नई बातें होती हैं जो आम इंसान मानने से इनकार कर लेता है, लेकिन हम जब फिजिक्स वाले उस बातों को समझाते हैं तो उनको क्लियर हो जाती है ये बात। इसके अलावा इसी तरह हम देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस किया गया। क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास क्या है? पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हो। तो इन दो मेन बातों से हमने ये 4 ब्रांचेस डिस्कस की हैं और इन 4 ब्रांचेस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।